नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का और इसका टाइटल है इंडिया ह्यूमिलिएटेड पाक पीएम बिलावल ओवर G20 मीटिंग इन कश्मीर। अब पता नहीं क्यों इसे कहा जा रहा है कि जी अपमान किया, उनका योग किया। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ किया गया है, क्योंकि देखिए SCO की मीटिंग का एक प्रोटोकॉल है और उस प्रोटोकॉल के तहत जो फॉरेन मिनिस्टर्स को, दूसरे देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स को भी जो प्रोटोकॉल दिया गया, वही सेम प्रोटोकॉल जो है वो पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी को दिया गया। अब इसमें ऐसा क्या होगा? हाँ, अगर आप इसको अपमान करना कहते हैं कि आप यहाँ पर आकर आप कश्मीर पर जो मीटिंग हो रही है G20 की मीटिंग, उसके ऊपर आप धमकी देते हो कि वक्त आने पर हम बताएंगे तो देख लेना हमारा जवाब क्या होगा। इस तरह की धमकी आप हमारे यहाँ आकर, आप मेहमान हो, मेहमान जो है वो इस तरह के आके धमकी देगा तो उसका जवाब तो दिया जाएगा ना। और हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने जो जवाब दिया है वो बिल्कुल अपने नैरेटिव के हिसाब से दिया है। जो इंडिया का स्टैंड रहा है हमेशा से, उसी स्टैंड के मुताबिक जवाब दिया है। अब इसको ये लोग अपमान कर रहे हैं। भाई, आपस में जो आप लोग नूरा कुश्ती खेल रहे हो, वो आपस के सेटलमेंट को इंडिया पे मत डालिए। ये जो अपमान हुआ, नहीं हुआ, बेइज्जती कराई, ये सब इमरान खान के द्वारा, जो विपक्षी पार्टी है उसके द्वारा किया गया है। तो आपस की सियासत में आप लोग इंडिया को मत घसीटिए। चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान की जनता जो है वो क्या कहती है। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, पाकिस्तान के रिलेशंस की अगर बात करें, अफगानिस्तान के साथ जो कि इस्लामिक कंट्री हम कहते हैं, ईरान के साथ, इवन इंडिया के साथ, पहले तो सिंपल सा क्वेश्चन ये बताएं, आपको लगता है इस टाइम जो हमारे रिलेशन हैं अपने इर्द गिर्द जितने भी नेबरिंग कंट्री हैं उनके साथ बेहतर हैं या नहीं बेहतर? फिर मैं आगे मजीद क्वेश्चन की। अगर रिलेशन पे मैं कंपैरिजन करूं, मतलब पास्ट को देखते हुए, तो अभी तो बिल्कुल भी बेहतर नहीं है, बिल्कुल भी अच्छे रिलेशंस नहीं है किसी भी कंट्री के साथ। ठीक हो गया। रिसेंटली 4 तारीख को, इसी मंथ की 4 तारीख को, 5 तारीख को बिलावल भुट्टो साहब जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो इंडिया के विजिट पे गए। वहाँ पे उन्होंने SCO की मीटिंग अटेंड की, फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग अटेंड की, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उन्हें क्रिटिसाइज़ किया गया उनकी स्टेटमेंट को लेके। किसी ने G20 की मीटिंग के बारे में पूछा जो कश्मीर में होने वाली है, तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा जवाब देंगे कि दुनिया देखेगी या दुनिया याद रखेगी। आप ये बताएं कि हम इंडिया की अगर बात करें, रिलेशन बेहतर करने चाहिए या इस तरीके से स्टेटमेंट देनी चाहिए? और सेकेंडली, क्या हम इस पोजीशन में हैं कि हम ऐसा कोई भी जवाब दे सकें या इवन ऐसी स्टेटमेंट भी दे सकें? देखें जी, इस पे मेरा ज़ाती ख्याल है। सबसे पहले जो अगर स्टेटमेंट की बात करें तो माजी में भी बहुत सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ और पॉलिटिकल लीडर्स रहे हैं जिन्होंने इस तरह की स्टेटमेंट्स दी और देते आ रहे हैं। और जिस तरह की अभी हमारी करंट इकोनॉमिकल सिचुएशन चल रही है, हम डिफ़ॉल्ट की तरफ। देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा आपको करेक्ट करना चाहूँगा। पॉलिटिकल पार्टीज़ या पॉलिटिकल रैली में दिए गए बयान अलग होते हैं। जब आप अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर, SCO जैसे मंच पर, वहाँ पर जाकर जो आप बयानबाजी करते हो वो पॉलिटिकल बयानबाजी नहीं होती है। वो आपके देश का रुख होता है, वो आपके देश का बयान होता है। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो बयान दिया है आकर, और जिस लहजे में बयान दिया है आकर, उसे थ्रेट करना कहते हैं, उसे धमकी देना कहते हैं। तो आपको लगता है कि आप आकर इंडिया में और इंडिया को धमकी देंगे और इधर से जवाब नहीं दिया जाएगा? इज इट पॉसिबल? और हमने जो जवाब दिया है वो लेजिटिमेट जवाब दिया है। हमने कोई बिलावल भुट्टो की तरह धमकी नहीं दी है। जा रहे हैं, बल्कि ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ऑलमोस्ट डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। तो बिल्कुल भी इस तरह की स्टेटमेंट तो नहीं देनी चाहिए, बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। बल्कि हमें इस वक्त बेहतर सिचुएशन की तरफ आने के लिए कोई ना कोई स्ट्रेटेजिकल प्लान्स, कोई हमें एग्जैक्टली पॉलिसी के अलावा ना सारी चीज़ मैटर करती है कि आप इकोनॉमिकली कहाँ खड़े हैं। ये तो आप देखें, घरों में या फैमिलीज़ में भी ऐसा होता है कि अगर एक घर में सपोज़ 4 लोग रहते हैं और 2 लोग फाइनेंशियली तौर पे बहुत अच्छे हैं और 2 लोग अच्छे नहीं हैं, तो ताल्लुकात उन्हीं के अच्छे होते हैं जो फाइनेंशियली तौर पे अच्छे होते हैं। जहाँ पे लीडर्स या जहाँ पे बहुत ज़्यादा 14, 15, 20 लोग, करोड़ लोगों का मैटर कर रहा होता है, तो वहाँ पर ये नहीं होता कि कोई किसी को कितना अच्छा लगता है। बेसिक बात होती है कौन किससे क्या गेन कर रहा है। दुनिया की मार्केट है, चाइना हमसे तब तक गेन कर रहा है, तब तक हमारे साथ है जब तक पाकिस्तान उसकी सारी चीज़ें परचेज़ कर रहा है, हम उसको इकोनॉमिकली हम लोग फ़ायदा दे रहे हैं। अगर हम इकोनॉमिकली बहुत बेहतर हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे, इंडिया जितनी हमारी मार्केट हो जाएगी, हम दुनिया को उतना फ़ायदा दे रहे होंगे, हमारे ताल्लुकात भी सबके साथ अच्छे होंगे। अदरवाइज़ अफ़गानिस्तान के भी हमारे साथ, और हमें तो दुनिया में कोई मुल्क भी संजीदा लेता नहीं है और हमारे साथ राज़ी नहीं है। सो एवरीथिंग, सब कुछ मैटर करते हैं इकोनॉमी पे। हमारी इकोनॉमी अच्छी है तो सब अच्छा है। यही चीज़ है। ये देखें, जो यूथ है पाकिस्तान के एजुकेटेड
देखिए सोहेब भाई, ये बात बहुत समझनी ज़रूरी है कि सिर्फ इकॉनमी अच्छी होने से सारे देशों के साथ संबंध अच्छे नहीं होते। ये एक चेन है जो काफ़ी चीज़ें आपस में जोड़ती है ये चीज़। अगर आपकी एजुकेशन अच्छी नहीं होगी, आपके अगर लोग अच्छे नहीं होंगे, आपकी अगर इमेज अच्छी नहीं होगी, तो आपके साथ कोई बिजनेस नहीं करेगा। आपके साथ कोई बिजनेस नहीं करेगा तो आपकी इकॉनमी अच्छी नहीं होगी। आपकी इकॉनमी अच्छी नहीं होगी तो आप डेवलप नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले अपना माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। यह तय करना पड़ेगा कि आपको ओसामा बिन लादेन को छुपा कर रखना है या जैसे ही इसके बारे में पता चलता है आपको अथॉरिटीज़ को सूचित करना है। यह तय करना पड़ेगा कि आपके यहाँ 140 के करीब जो यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं उनको छुपा कर रखना है, उनको सपोर्ट करना है या उनको डिपोर्ट करना है या उनको सजा देनी है। जब तक आप इन फंडामेंटल चीज़ों पर गौर नहीं करेंगे, जब तक आप जैसे ये तय करना पड़ेगा कि आपको अपनी किताबों से माइनॉरिटीज़ के खिलाफ जो आप नफरत सिखाते हो बच्चों के मनों में, इंडिया के खिलाफ जो जहर भरते हो, हिंदुओं के खिलाफ जो जहर भरते हो, वो हटाओगे नहीं, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो आपको प्रायोरिटीज़ तय करनी पड़ेंगी। इकॉनमी बेहतर होने से इमेज अच्छी नहीं हो जाती या देश अच्छा नहीं हो जाता, फर्क है। एजुकेटेड लोग हैं वो यही चाहते हैं कि हमें सबसे पहले फोकस करना है अपनी इकॉनमी के ऊपर, अपने ऊपर फोकस करना है बजाय बड़ी बड़ी। अच्छा, ये जो हम बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दे देते हैं, इवन धमकियां दे देते हैं कि हम एक एटॉमिक पावर हैं, 1 सेकंड में ये कर देंगे, 10 सेकंड में वो कर देंगे। जिन लोगों को हम धमकियां देते हैं क्या वो एटॉमिक पावर नहीं है और उनकी इकॉनमी हमारे से कई गुना ऊपर है? यार क्या कहेंगे? एटॉमिक पावर है, समटाइम्स आपको अपनी ये चीज़ भी रखनी पड़ती है। और चूँकि अगर आपके पास ये नहीं होता तो प्रॉबेबली हमारे हालात अब 2-3 कंट्रीज़ ऐसे हैं, एक सऊदीया है, एक ईरान है और एक पाकिस्तान है शायद, जिनको ऐसा कोई थ्रेट नहीं है। और थ्रेट हो भी तो लोग इस तरह नहीं करते, चूँकि आप एक एटॉमिक पावर है। एटॉमिक पावर का बेनिफिट है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, लेकिन एटॉमिक पावर की वजह से शायद हम लोग उतना एक्सेल नहीं कर सके जितना हमें करना चाहिए था। प्रॉबेबली हमारी इकॉनमी बेहतर होती तो हमें ये धमकियां देने की ज़रूरत ही पेश नहीं आती। हमें रिलेशन बेहतर करने की बात करते हैं, रिलेशनशिप बेहतर होते तो हमें ये चीज़ें बेहतर करने, लेकिन बहरहाल अब हमें एटॉमिक पावर हैं तो हैं। बिल्कुल हमें फ़ख्र है इस चीज़ पे, लेकिन अल्टीमेटली सारी चीज़ ये है कि अगर आपकी इकॉनमी अच्छी है तो आपकी एटॉमिक पावर आप अपने आप में एक्सेल कर सकते हैं। अगर आप एक एटॉमिक पावर हैं लेकिन आपके पास बम बनाने के पैसे नहीं है, आपके पास जहाज़ उड़ाने के लिए, जैसे भी बाजवा साहब की लास्ट डे हामिद मीर साहब ने कुछ स्टेटमेंट दिया था नसीम ज़ारा के शो में कि जी हमारे पास तो टैंक चलाने के लिए फ्यूल नहीं है। तो आप एटॉमिक पावर हों भी, लेकिन अगर जंग लग जाए और आपके पास पैसे ही नहीं होंगे अपना फ्यूल डलवाने के लिए भी, तो आप एटॉमिक पावर घर बैठ के बम चला सकते हैं, बाहर तो नहीं चला सकते। यहाँ तो एक अभी इस टाइम अगर जंग होगी या हो रही है वो तो इकॉनमी की जंग हो रही है, हम ये सुन ली। अभी जो शुजात भाई ने कहा बिल्कुल मैं 100% एग्री करूँगा इनके साथ। अभी बेसिकली हमारी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, जो इस वक्त इंस्टेबिलिटी है पॉलिटिकली स्पेशली, और हालात बुरे से बुरे होते जा रहे हैं, तो बजाय इसके कि हम इस तरह की चीज़ें करें जिससे मज़ीद हालात बुरे हों, बेहतरी की तरफ ना आए, तो हमें पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए और वही के बेहतर पॉलिसीज़ बनाएं ताकि हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जाने के बजाय बेहतरी की तरफ आएँ। सबसे बड़ी चीज़ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो सब कुछ बेहतर होगा। अगर आपके कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है और एक्सपीरियंस चलते रहेंगे, कभी प्रोजेक्ट इमरान खान, प्रोजेक्ट नवाज शरीफ, ऐसे करके अगर आप ऐसे यूज़ करते रहेंगे तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो सरमायाकारी आएगी, तो लोग आपके मुल्क में आएंगे। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो कोई आपके साथ रिलेशनशिप नहीं रखेगा। लेकिन अगर बिलावल भुट्टो साहब इंडिया गए हैं और उनकी किसी वज़ीर ख़ारजा के साथ एक बड़ी अच्छी टर्म्स बन जाते हैं, एंड उनको भी पता नहीं है कि अगले 6 महीने में बिलावल भुट्टो साहब वज़ीर ख़ारजा होंगे या नहीं होंगे। मतलब दुनिया में किसी कोई आइडिया ही नहीं है कि अगले 6 महीने में, 4 महीने में आपके साथ क्या हो सकता है, पावर में कौन होगा। एवरीवन नोज़ के पावर में कौन है। सो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, इदारे अपनी अपनी हदूद में रह के काम करेंगे, अकाउंटेबिलिटी होगी तो सब कुछ बेहतर होगा। ये बड़ी ऑथेंटिक बात है कि देखें, जब तक लेट्स सपोज अगर हम इंडिया के विजिट पे गए, बिलावल भुट्टो साहब वहाँ पे गए, कोई डील हो भी जाती या करने की कोई बात भी होती, इंडिया वाले सोचते भी तो वो ये ज़रूर सोचते कि ये शायद 2 दिन के लिए फॉरेन मिनिस्टर हैं या 10 दिन के लिए या 10 मंथ के लिए फॉरेन मिनिस्टर हैं, और सेकेंडली ये 10 साल के लिए भी रहें तो इनके पीछे जो इन्हें हैंडल कर रहा है, जो अदारे इन्हें चला रहे हैं, इंटरनेशनल पावर्स हैं या फिर हमारी नेशनल पावर्स हैं, हमें डायरेक्ट उनसे डील करनी चाहिए बजाय ये डमी जो हमारे मिनिस्टर्स रहते हैं। आप इस बात से एग्री करते हैं या नहीं? टोटली एग्री। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू भी ये है कि अगर हर किसी को अपनी डोमेन में रह के काम करना चाहिए, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में जो भी एक पार्टी आएगी उसको अपनी टर्म कम से कम 5 साल के लिए हो, वो अपनी फॉरेन मिनिस्ट्री चलाएं, उनके अपने व्यूज़ हों, उसके बाद फिर देखें, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अदरवाइज़ हमने 75 साल में 77 साल में, चूँकि हम जिस
फेज से गुजर रहे हैं। वी वर टोल्ड कि यूथ सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में यूथ आएगी और अगले 10-20 साल में इस वक्त यूथ का हम बच्चे थे। आज से 5 साल पहले तक हमारा सबसे बड़ा नारा होता था पाकिस्तान जिंदाबाद, और अब पाकिस्तान से जिंदाबाद। इसी पे बात करते हैं। हमें कहा यही जाता है कि पाकिस्तान में मेजोरिटी यूथ की है, ऑलमोस्ट 53% आई थिंक इसके राउंड अबाउट है, ठीक है। लेकिन अभी रिपोर्ट ये आई है कि 8.5 से 9 लाख के करीब जो हमारी यूथ है, जो हमारे बैचलर्स हैं, वो ब्रेन ड्रेन हुआ है, मतलब यहाँ से पढ़े लिखे लोग बाहर चले गए हैं। तो यहाँ पे तो वही पुराने दिमाग और पुरानी सोच रहेगी, तो ऐसे तो चेंज नहीं आएगा यार। चेंज लाने के लिए ना, चेंज आएगा ग्रास रूट लेवल से। चेंज आएगा जब आपके अगेन सारे इदारे चेंज होंगे। और आप देखें सबसे बड़ी चीज़ कि आपके जितने लोग यहाँ पे सीएसएस करते हैं, आप एक फैमिली में देखते हैं, ये चीज़ वैसे देखने को बड़ी अच्छी लगती है सुनने को, एक घर है, एक घर की 6 बेटियों ने या 6 बेटों ने सीएसएस कर लिया। अच्छा, ऐसे उन 6 लोगों में क्या है कि वही 6 लोग कर सकते हैं और बाकी जो 1,000, 10,000, 20,000 लोग हैं वो नहीं कर सकते। वाई इज़ दिस सो कि एक ब्रिगेडियर का बेटा है तो वही ब्रिगेडियर बन सकता है, एक जज साहब का बेटा है तो वही जज बन सकता है, और लोगों में कैपेबिलिटीज़ नहीं है। सबसे बड़ा जो इशू है ना, हमारा सिस्टम वो सपोर्ट कर रहा होता है उन्हीं लोगों को जो सिस्टम के आलाकार, जो सिस्टम को सिस्टम के अंदर। देखिए, अगर चेंज लाना है तो सबसे पहले आप लोगों को अपना माइंडसेट बदलना होगा। सबसे पहले अपने दिमाग से उस नफरत को, उस हेट को निकालना होगा जो आपके दिमागों में भरा गया है। एंटी हिंदू, एंटी इंडिया, एंटी ज्यूज, एंटी अमेरिका, ये वो फला ठिकना सब हटाइए, तब जाकर आप कुछ कर पाएंगे, फ्रेश स्टार्ट ले पाएंगे। वरना बहुत मुश्किल है बॉस, बहुत मुश्किल है। ऐसी चीजें कभी भी किसी कंट्री के लिए, किसी नेशन के लिए सूट कर ही नहीं सकती। लेकिन वक्ती तौर पे 2 दिन के फायदे को देखते हुए हम ऐसे ग्रुप बनाते हैं और फिर 200 साल उन ग्रुप्स को हमें भुगतना पड़ता है। ये चीज ऐसे ही अभी तक हमें भुगतना पड़ रहा है। इन्होंने बताया कि भाई अभी इस तरीके से जैसे अगर फिरका वारियत होगी, एक दूसरे से खिलाफ होंगे, तो हम तो दुनिया को जाके ये कहते हैं कि हमारे यहाँ पे मिनॉरिटीज़ बहुत सेव हैं, हम तो आपस में इस तरीके से शिया सुन्नी, हम लोग सेव नहीं है। और अगेन ये हम इनमें से किसी के भी मेन स्ट्रीम लोगों को पकड़ के आप सज़ा नहीं दे सकते। अच्छा, क्यों नहीं दे सकते? चूँकि हमें ये लोग चाहिए, हमें अपने पर्सनल गेंस के लिए ये लोग चाहिए, हमें पॉलिटिकल यूज़ के लिए ये लोग चाहिए। इसका मतलब है ये लोग चाहिए, हमें अफगानिस्तान में भेजने के लिए ये लोग चाहिए, कश्मीर भेजने के लिए ये लोग चाहिए, अपने करने के लिए ये लोग चाहिए। हम लोग खुद उनको यूज़ करते हैं फॉर द टाइम बीइंग, और उसके बाद जब हमारे अपने लोग मरते हैं तब हमें लगता है यार उसने गलत किया। और हमारे अपने लोगों में भी अगर अब ब्लडी सिविलियन मरता है, नो वन केयर्स। अभी पारा चनार में कुछ दिन पहले कुछ 7 असातिज़ा को उन्होंने मार दिया इसी फिरका वारियत का करके, एंड नो वन मैटर्ड। आप किसी मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर उसकी बात नहीं आई। और हमने अभी आप देखें, कुछ अल्लाह करे किसी को भी अल्लाह ताला ऐसी शहादत ना दे या किसी की भी नाहक जान नहीं जानी चाहिए, लेकिन अगर कोई भी हमारा कोई इदारे का कोई पर्सन मरेगा तो मेन स्ट्रीम चैनल्स के ऊपर हेडलाइंस आएंगी, वो शहीद किए गए हैं। मैं मर जाऊंगा, ये मर जाएगा, आप मर जाएंगे, नो वन वुड केयर, हमें उठा लिया जाएगा। सर मैं आप बताऊं, उन्हें शहीद कहा जाएगा, और इवन हमारे में से अगर कुछ होगा तो ये कहा जाएगा गुस्ताखी, अल्लाह माफ़ करे। मैं मतलब ये कि ऐसी बातें करते भी थोड़ा डर लगता है, हमारे ऊपर टैग लगा दिया जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात पता है क्या है? जिस माइंडसेट की मैंने बात कही, अब आप सोचिए, परवेज़ मुशर्रफ, आपके फॉर्मर आर्मी चीफ, अब तो नहीं रहे इस दुनिया में, अगर वो आतंकवादियों को अपनी कौम का हीरो बताएंगे तो आप सोचिए कि आपका देश कहाँ है और आपकी कौम कहाँ है। सुनिए ज़रा। हम मुजाहिदीन लाए पूरी दुनिया से, हमने तालिबान को ट्रेन किया, उन्हें वेपन्स दिए, उनको अंदर भेजा, वो हमारे हीरो थे। ठीक है, ये जो हक्कानी है, हीरो है हमारा जी, ठीक है, 80s का हीरो है, बिल्कुल। ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो था। तो अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोगों के साथ क्या खेल खेला जा रहा है, आप लोगों को मजहब के नाम पर एज ए टूल इस्तेमाल किया जा रहा है। परवेज़ मुशर्रफ को तो कोई दिक्कत नहीं हुई ना, आर्मी चीफ रहे, शान से रहे, उसके बाद प्रेसिडेंट बने, शान से रहे, अपनी जागीरदारी चलती रही, उसके बाद उन पर केस हुआ, सब कुछ हुआ, क्या उखाड़ लिया किसी ने कुछ परवेज़ मुशर्रफ का? आराम से विदेश में जाकर सेटल हो गए, आराम से रहे, और जब मौत हुई तो उनको बाकायदा आके पाकिस्तान में दफना उफना दिया गया, शायद ऐसी मैंने खबरें सुनी थी। क्या प्रॉब्लम हुई उसको? नहीं हुई। उसने वो किया जो उसके मन में आया, जो उसका मन किया उसने वो किया, और कोई रोक नहीं पाया उसे, और वो आतंकवादियों को अपना हीरो बताता था। सोचिए। लेकिन अब ज़रूरत है कि हमें बात खुल के करने की ज़रूरत है, और ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, ये मेरी बेहतरी या इनकी बेहतरी नहीं है। अगर ये बात कर रहे हैं पाकिस्तान के दुख के साथ,
पाकिस्तान के लिए इनकी मोहब्बत है, चेंज चाहते हैं इसलिए बात कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान में चेंज चाहता हूँ। हम दुनिया को जाके कहते हैं जी ये फ़लस्तीन में ये हो गया, बर्मा में ये हो गया, कश्मीर में ये हो गया, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, KPK में, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, सिंध में, लाहौर में क्या हो रहा है, ये चीज़ें हमें देखने की ज़रूरत है। पहले अपने घर को ठीक करने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये हुआ, आपने बोला कि इंडिया वहाँ पे बैठ के नैरेटिव बनाता है कि यहाँ पे टेररिस्ट हैं, टेररिज्म को ये प्रमोट करते हैं, तो फिर जैसे आपने बात बताई इसका मतलब तो ये हुआ कहीं ना कहीं उनका नैरेटिव में भी सदाकत है। यार उनके नैरेटिव में सदाकत शायद हो शायद ना हो, लेकिन बहरहाल जो भी हो रहा है हम उससे सही तरीके से कोप नहीं कर रहे, हम उसको काउंटर नहीं कर रहे। हम जो भी हमारे यहाँ पे हो रहा है हम लोगों को मौका दे रहे हैं कि वो उस नैरेटिव को बिल्ड करें। प्रॉबेबली हम प्रमोट नहीं कर रहे इसको, टेररिज्म को हम प्रमोट नहीं कर रहे, इंतहा पसंदी को, लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली उसको ख़त्म करने के लिए भी कुछ नहीं कर रहे। बिल्कुल। हम कैसे मान लें कि आप प्रमोट नहीं कर रहे हैं? हम कैसे माने बताइए? ओसामा बिन लादेन आपके यहां, दुनिया का इतना बड़ा आतंकी जिसके सर पर हजारों लोगों के कत्ल का इल्जाम था, उसको आपके यहां के लोग हीरो बताते हैं। आपके एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उसको शहीद का दर्जा देते हैं। उसको छुपा कर रखा जाता है पाकिस्तान में कई सालों तक। आपके यहां 140 डेजिग्नेटेड टेररिस्ट मौजूद हैं, UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट। कैसे मान लें हम? अभी हाल ही में मक्की को, अब्दुल रहमान मक्की, उसको भी डेजिग्नेट किया गया है। सबसे ताज़ा खबर है, उसको भी डेजिग्नेट किया गया है। साजिद मीर, मुंबई बम ब्लास्ट में, मुंबई अटैक में उसका नाम शामिल था, उसको आप लोगों ने छुपा कर रखा। FATF से निकलना था ग्रे लिस्ट से, तो आप लोगों ने उसको पकड़ा। हाफिज सईद भारत के खिलाफ जहर उगलता रहता है, बर्बाद करने की धमकी देता है, कार्रवाइयां कराता है, उसको भी आप लोगों ने संभाल कर रखा। सैयद सलाउद्दीन खुलेआम आकर भारत को तबाह करने की धमकी देता है, वो भी आपकी जमीन पर है। कैसे न माने हम? आप बताइए मुझे, कैसे मान लें हम? बताइए। जी बड़ी इंटरेस्टिंग गपशप रही और बहुत ऐसी बातों के ऊपर डिस्कशन की जिनको आम पाकिस्तानी शायद बोलने से ही डरता है, लेकिन उन्होंने बातें की। जब तक हम बोलेंगे नहीं पाकिस्तान में चेंज नहीं आएगा, जब तक पाकिस्तान से सिर्फ पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते रहेंगे, वो मैं अपने दिल को खुश कर सकता हूँ, लेकिन पाकिस्तान के लिए प्रैक्टिकली कोई उसके लिए मेरा उसके अंदर अपना किरदार नहीं होगा। अच्छा लगा जी आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया भाई। थैंक यू सर। शुक्रिया। थैंक यू मेरा भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? वहीद अब्बास। आपका नाम? आकिफ मेहदी। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। कहाँ, किस यूनिवर्सिटी में, क्या सब्जेक्ट? GC यूनिवर्सिटी में BS फिजिक्स। BS फिजिक्स। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक ये है पाकिस्तान की मौजूदा कंडीशन की। अगर बात करें और इस कंडीशन में अपने नेबर कंट्रीज खासतौर पे इंडिया और अफगानिस्तान के साथ रिलेशन की बात करें, पहले तो मुझे ये बताएं आपको क्या लगता है कि रिलेशन हमारे बेहतर हैं या नहीं हैं? जी जब हम देख लेते हैं पॉलिटिकल स्टांस पाकिस्तान का और पॉलिटिकल स्टांस इंडिया और अफगानिस्तान का, तो ये बेहतर नहीं है मेरे ख्याल में। जो अभी रिसेंट रिवोल्यूशन आया अफगानिस्तान के अंदर और इंडिया के साथ जो क्लैश है जब से ये इंडिपेंडेंट हुआ है, बेहतर नहीं है। बेहतर नहीं है। रीज़न क्या है? रिसेंटली बिलावल भुट्टो 2 दिन के विजिट के लिए इंडिया गए, आपको शायद पता होगा SCO की मीटिंग में वो गए, फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग थी, वहाँ पे भी जाके उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दी जो कि बजाय रिलेशन बेहतर होने के, कोई होप के, वो उल्टा नेगेटिविटी की तरफ गया। उन्होंने ये बोला कि हम G20 के हवाले से उन्होंने बोला कि हम ऐसा जवाब देंगे कि दुनिया याद रखी, मतलब एक थ्रेट टाइप हुआ, जो बाद में उन्होंने क्लियर किया कि जी धमकी नहीं थी, हम आप मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। क्या ऐसी स्टेटमेंट देनी चाहिए थी? सेकेंडली, क्या ऐसी स्टेटमेंट का इंडिया को कोई नुकसान होगा? इंडिया को मतलब ऐसी स्टेटमेंट का कोई नुकसान? यार जहाँ तक मेरा ख्याल है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, उसमें देखा जाए तो पाकिस्तान की कोई इंडिपेंडेंट पॉलिसी नहीं है। ये हमेशा से रही है, दूसरे किसी स्टेट के अंडर उन्होंने पॉलिसी अपनी रखी हुई है। बिलावल ने एक स्टांस दिया हुआ है तो अपनी फेम के लिए, अपनी पॉलिटिकल पार्टी के फेम के लिए उसने दिया होगा। हीरो बन जाऊंगा, हीरो। इसका ओवरऑल स्टेट का कोई इंटरेस्ट इसमें नहीं है। ठीक है, जाहिर बात है। देखे ना, ये यूथ से पूछ रहा हूँ, इनसे पूछा, पहले जिन लोगों से पूछा, सब यही कह रहे हैं कि भाई ऐसी स्टेटमेंट अगर दी है तो नहीं देनी चाहिए थी। तो आप पाकिस्तान के लोगों को, मुझे इन्हें रिप्रेजेंट करने वहां पे गए थे, आपने अगर ये स्टेटमेंट दी है तो थोड़ा सोचने की जरूरत है। ये बताएं क्या इससे इंडिया को कोई फर्क पड़ा है? नहीं, इस पर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये शेयर करना चाहता हूँ कि इंडिया इस वक्त एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, उस पर कोई इस तरह के स्टेटमेंट असरअंदाज नहीं होंगे, क्योंकि इस वक्त आप ये देखें ना कि दुनिया में पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया की एक बेहतरीन पोजीशन है, उसके ताल्लुकात अब ये G20 में देखें, हाँ बिल्कुल उसका एक अपना एक वर्थ है। तो इस तरह के मेरे ख्याल में कोई इंडिया को नुकसान नहीं है। अच्छा, आपने बोला कि पाकिस्तान हमेशा जो पॉलिसी रही है वो किसी दूसरे कंट्री या स्टेट के कहने पे पॉलिसी बनाते रहे हैं। आजकल आपके ख्याल में हम USA के कहने पे पॉलिसीज़ बना रहे हैं, चाइना के कहने पे पॉलिसीज़ बना रहे हैं, या कोई और कंट्री है जिसके कहने पे हम पॉलिसी बना रहे हैं? देखिए ना, पॉलिसी इस पे बनती है कि वो कंट्री इकोनॉमिकली कितना स्टेबल है।
या ठीक है, हमें कितना फायदा दे कितना फायदा दे रहा है। अब वो जब जाहिर सी बात है, मैं किसी से उधार ले लेता हूँ, ठीक है, मैंने उसके मुताबिक ही चलना है, ठीक है, पूरा मुल्क लोन पे चल रहा है, तो जाहिर सी बात आपकी पॉलिसी भी इस तरह की हो कि सामने वाला बंदा या सामने वाला स्टेट जो है वो जिस तरह की पॉलिसी वो कैटेगराइज करता है, जो ऑर्गेनाइज करता है, आपने उसी को एक्सेप्ट ही करना है। ठीक है, तो ये हमें वक्ती तौर पे शायद मतलब 1 दिन 2 दिन या 1 हफ्ता 2 हफ्ते के लिए तो फायदा हो सकता है किसी के कहने पे। ये लॉन्ग टर्म ऐसे तो हम ऐसा नहीं होगा कि ना धोबी का कुत्ता ना घर का रहा ना घाट का। थोड़ी तल्ख एग्जांपल है ये, मैं अपने लिए लेता हूँ, अपने पाकिस्तान के लिए नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब देखो लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन के लिए हम अब रेमेडी के सोचते हैं, तो लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि इकोनॉमी को स्टेबल करना पड़ेगा। जब इकोनॉमी स्टेबल होगी तो आपकी जो पॉलिसी होगी वो आपकी अपनी स्टेट के अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से होगी, और इसको स्टेबल करने के लिए आपको अपने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टर्स को एतमाद में लाना। एतमाद, और इसको लाने के लिए फिर आपको अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन को आपको स्टेबल करने के लिए आपको यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। अगर के जैसे हमें इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्री के हवाले से काम करना चाहिए, मैंने बोला फॉरेन इन्वेस्टर, तो फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पे आने से डरते हैं। यहाँ पे बिजनेस इवन यहाँ पे जो मौजूद थे ऑलरेडी वो बाहर वापस जाते जा रहे हैं। आप कह रहे हैं उसकी एक वजह ये है ना कि इनकी पॉलिसीज़, फिर वही बात कर रहे हैं कि देखो हर चीज़ पॉलिसी पे बेस्ड होती है। हाँ बिल्कुल, तो इनकी पॉलिसीज़ बिल्कुल कोई बेहतरीन पॉलिसीज़ नहीं है कि कोई बाहर से इन्वेस्टर आए यहाँ पे इन्वेस्ट करे। सही है, ये चेंज आएगा या हम ऐसे ही सड़कों पे मतलब हम यूथ डिस्कस करते रहेंगे और बस ऐसे ही वीडियोस बनाते रहेंगे? कोई चेंज आएगा? आपको लगता है आने वाले 5 साल 10 साल में कोई चेंज आने की उम्मीद है? जैसे देखें, मैं ये चीज़ गारंटी से कह सकता हूँ कि जो एजुकेटेड यूथ है पाकिस्तान की, कहीं ना कहीं अब सोच उनकी बदल रही है। मेरा ये ख्याल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, चेंज आ सकता है, लेकिन उसके लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी चाहिए। और अभी जो हमारी कंडीशन है, इस हिसाब से हमें देखा जाए तो नेक्स्ट हमारे जो 30 से 50 ईयर्स है वो हमें डार्क दिखाई देते हैं, क्योंकि हम इतने जो है ना बर्डन के शिकार हैं ऑलरेडी। 30 to 50 ईयर्स आप ये कह रहे हैं कि हम डार्क बिल्कुल, उसके लिए अब देखो अपनी पूरी इकोनॉमी, आपके सारे लोन्स, आपके मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, आपकी बेसिक रूट लेवल से आपको जाना पड़ेगा इस लेवल तक कि आप जाके अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाए, अपनी इकोनॉमी स्टेबल करें, अपनी जुडिशरी को इंडिपेंडेंट करें। ठीक है, तो वहाँ से काम स्टार्ट होना चाहिए। साइड पे हमें 30 से 50 साल आपके बकौल लग सकते हैं स्टेबल होने में, और दूसरी साइड पे जो आपने बोला इंडिया एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, तो हम क्यों उससे बार बार मुकाबला करते हैं? बजाय सीखें और रिलेशन बेहतर करें, और हम फिर जाके धमकियां दें या धमकियां लें, क्यों ऐसा करते हैं? मैं एक चीज़ यही कहना चाहता हूँ कि हमें सबसे पहले इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। वो हमें तो करने चाहिए, लेकिन अब जो उनका एक ट्रस्ट होता है ना, वो कहते हैं हमें नहीं चाहिए। नहीं, तो जाहिर बात है, तो वो इन लोगों को बैठ के टेबल टॉक के ज़रिए से कोई भी हाल, देखो लड़ाई, फिर मैं एक शेर से ये चीज़ वाजे करना चाहता हूँ कि लड़ाई ही हमारा मसला है, लड़ाई मसले का हल नहीं है, ज़मीनी मसलों का हल निकालो, खुदाई मसले का हल नहीं है। जो मसाइल का हल हम निकाल सकते हैं, हमें चाहिए कि वो टेबल टॉक के ज़रिए बैठ के मसाइल का हल निकालें, और इसका हल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। अब आप दुनिया की तारीख को उठा के देख लें, बड़ी बड़ी जंग अजीम अव्वल हुई, दूम हुई, सही है। यूरोप की अगर बात करें, आपस में जंगें हुई हैं, और अब तो उनके बॉर्डर फ्री ट्रेड हो रही है। बड़े सिस्टम है कि एक ट्रेन से या पता नहीं पूरा यूरोप के कितने बिल्कुल, हाँ 27-28 ममालिक है जिनके दरमियान बाहमी ट्रेड हो रहा है, इनकी करेंसी है। तो इन चीज़ों से हमें कुछ सीखना होगा तारीख से, लेकिन हमें तो ये लगता नहीं कि ना हम कुछ सीख रहे हैं, और बाहर कोई चेंज डिप्राइव हो रहता है, मजीद डिस्ट्रक्टिव की तरफ जा रहे हैं हम। ऐसे ही है। ये मैं इनकी बात से काफ़ी हद तक एग्री करता हूँ, जो इन्होंने बोला कि हमें अपना टेबल टॉक के थ्रू अपने रिलेशंस को बेहतर करना चाहिए, जो कि एससीओ की मीटिंग जो बिलावल साहब इंडिया के, बहुत अच्छी एक मौका था। अगर हम जैसा यूथ कोई होता तो वो शायद जाके कोई अच्छी बात करता, कोई अच्छी डील करता, रिलेशन बेहतर करने के लिए जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उन्हें ख़त्म करता। लेकिन हमें शौक है, हमारे लीडर्स को शौक है कि हम जाएं, वक्ती तौर पे एक स्टेटमेंट ऐसी दें जिससे शायद हम पाकिस्तान में हीरो बन जाएं। लेकिन अब दुनिया की सोच बदल चुकी है, दुनिया रियलिटी को बहुत तेज़ी से जान चुकी है। हमें अब प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है। झूठे नारों से, झूठी स्टेटमेंट से कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल, और एक बात ये देखना है कि हमारे कौन से ऐसे पड़ोसी ममालिक हैं जिनके साथ हमारे अच्छे बेहतरीन ताल्लुकात हैं। ना आप देखें, इंडिया है, अफ़गानिस्तान है, ईरान है, बस अब ये जो बैर अरब है यही एक रह गया कि वो कहीं हमला ना कर दे हमारे ऊपर। बाकी तो कुछ भी नहीं, यही तो इनकी पॉलिसीज़ वाजे हो रही हैं। हमारा अपना कहीं ना कहीं कसूर है। बिल्कुल, हमें देखें सबसे पहले दूसरे से ज़्यादा अपनी कमियों के ऊपर काम करना होगा। सही, हमें अपनी पॉलिसीज़ के ऊपर काम करना हो, बल्कि किसी पे इल्ज़ाम लगाएं। बिल्कुल, सबसे हल यही है कि इंसान को अपनी खामियां देखनी चाहिए और वो करे कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं।
अच्छा लगा जी बात करके, इनकी पर्सनल ओपिनियन आप तक पहुंचाई और जो मेरी ओपिनियन है वो भी मैंने आप तक शेयर की। आप उससे एग्री और डिसएग्री कर सकते हैं। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़। चलिए दोस्तों, वीडियो ख़त्म हो गया, लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात जो मैंने कही है, माइंडसेट बदलिए, अपने रैडिकल माइंड को बदलिए, अपनी कट्टर सोच को बदलिए, अपनी मजहबी नफरत को बदलिए। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात ये कि मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ सऊदी अरब को, मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ यूएई को, और भी दूसरे जो मुस्लिम देश हैं, जो बड़े ताकतवर देश हैं और बड़े अच्छे देश हैं। मैं क्यों दे रहा हूँ? अभी एक ताज़ा खबर आई है, पता नहीं पाकिस्तानियों तक कितनी पहुंची है नहीं पहुंची, मैं आपको खबर बता देता हूं। सऊदी अरब, यूएई और इंडिया मिलकर मिडिल ईस्ट में उधर एक रेल नेटवर्क पर काम करेंगे, बहुत बड़े रेल नेटवर्क पर काम करेंगे। इसमें अमेरिका के भी दूत आए हुए थे, हमारे एनएसए आए हुए थे, अजीत डोभाल साहब गए थे वहां पर, अमेरिका के भी थे, यूएई भी थे, सब मिलकर। आप सोचिए कि इतनी बड़ी डील है। अभी आप लोगों को इस खबर के इस खबर का रिजल्ट आप लोगों को अभी समझ में नहीं आएगा कि कितनी बड़ी खबर है। रेल नेटवर्क उधर बनाना, उसमें इंडिया का शामिल होना, उसकी मौजूदगी होना, यह बता रहा है कि पाकिस्तान का तो नामो निशान उधर नहीं है, पाकिस्तान को पूछने वाला कोई नहीं है। आप जबरदस्ती सबके सरदार बने हुए हो इस्लामिक उम्मा का, जबरदस्ती, जबकि लोगों ने आपको, हमारे यहां कहते हैं छटुआ है, मतलब छांट दिया है आपको सबने। आप सोचिए कि यह कितना बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है। तो यह आपको तय करना है कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है। आपकी प्रायोरिटीज इंडिया के खिलाफ आतंकवादी घटनाएं कराना है, इंडिया के खिलाफ अपनी जनता को, आवाम को तैयार करना है, आवाम को चूरन देना है। और उसका नतीजा क्या हुआ? धीरे 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 आप छट गए। और इस समय आप सिर्फ, चाइना आपके साथ है, आपके साथ नहीं है, एक्चुअली चाइना भी आपको इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि उसे इंडिया के दूसरी तरफ एक कोई चाहिए जो उसकी मदद कर सके, और चाइना आपका यूज कर रहा है। अगर चाइना आपका इतना अच्छा दोस्त होता तो चाइना इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है, चाइना ने आपके यहां फैक्ट्रीज क्यों नहीं लगाई? चाइना ने आपके यहां जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं उनको ग्रो क्यों नहीं करने दिया? आप डेटा देखेंगे तो आपको पता चलेगा। 20 अरब डॉलर आपने इंपोर्ट किया चाइना से, और चाइना ने आपसे कितना इंपोर्ट किया? 3-3.5 लाख डॉलर की चीजें। यह बात ठीक है कि आपके यहां कुछ बनता नहीं है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता, लेकिन आप ये मार्जिन देख रहे हैं। इतने सालों से आपकी दोस्ती है, आपके यहां उसने मोबाइल बनाने की फैक्ट्रीज क्यों नहीं लगाई? आपके यहां दूसरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स क्यों नहीं लगाई? क्योंकि चाइना जानता है कि जैसे ही वहां पे यूनिट्स लगा देगा तो फिर तो पाकिस्तान में चीजें बनने लगेंगी, फिर वो फिर चीन से इंपोर्ट क्यों करेगा? इंपोर्ट करने में उसका ज्यादा फायदा है, उसको डॉलर्स मिल रहे हैं। लेकिन आप लोगों की अकल में यह बात घुसती नहीं। आप लोगों की अकल में तो यह भी बात नहीं घुसती कि जिस ग्वादर पोर्ट को आपको लगता है कि हमने पता नहीं कौन सा तीर मार लिया है, उसके 91% जो उसकी कमाई है वो चाइना लेकर जाता है। आपको देता है बाबा जी का ठुल्लू 9%। आपको ये नजर नहीं आता आप लोगों को कि 100 रुपए अगर चाइना ग्वादर पोर्ट से कमाता है, उसमें से 91 रुपए वो खुद लेकर जाता है, 9 रुपए देता है आपको। जमीन आपकी, समंदर आपका, इलाका आपका, सब कुछ आपका। और उसमें भी वहां पर लोग कौन से बैठे हैं जो बड़े बड़े पदों पर हैं? वो चाइनीज हैं। पाकिस्तानियों को बहुत कम नौकरी दी है उसने, तो सैलरी का एक बड़ा हिस्सा भी जो बताता है कि खर्च कर रहा हूं, तो सैलरी का हिस्सा भी वो चाइना लेकर जाता है, क्योंकि चाइनीज बैठे हैं वहां पे। लेकिन आप लोगों को ये नजर नहीं आता। सीपेक ये है, सीपेक वो है, सीपेक वो है। ये बताओ कि 12-13 साल में सीपेक से आपको क्या फायदा हुआ? कहा गया जी कि पावर सेक्टर को बड़ा फायदा होगा, बिजली की कमी नहीं होगी। क्या बिजली की कमी नहीं हो रही है आपके यहां? फायदा क्या हुआ आप मुझे ये बता दो उससे। लेकिन आपको अभी भी बात समझ में नहीं आ रही। खैर, आपकी मर्जी है। दूसरी रही बात कि बिलावल भुट्टो के इंसल्ट की, तो बिल्कुल मैं नहीं मानता कि बिलावल भुट्टो की कोई इंसल्ट हुई यहां पे। उल्टा उन्होंने हमारा इंसल्ट करने की कोशिश की, भारत में आकर, भारत की जमीन पर वो भारत को धमकाने के लिए। और जब आप धमकी देंगे तो उल्टा थप्पड़ पड़ेगा आपको, और थप्पड़ भी करारा पड़ा है। और जिस तरह से पाकिस्तान और विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की मिट्टी पलीद हुई है पूरी दुनिया भर में सामने, वो भी आपको नजर आएगा। इसके नतायज नजर आएंगे आने वाले साल 2 साल में कि बिलावल भुट्टो पाकिस्तान का कितना बड़ा नुकसान करा कर गए हैं यहां से। चलिए जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।